हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा बाजारों के बारे में। और सबसे पहले आज के बारे में चर्चा करें तो मैं सबसे पहले आज आपको एक ही बात बताना चाहूँगा जो मैंने कल आपके साथ शेयर की थी कि बाजार देखिएगा बहुत उछल कूद कर चुका है। पिछले 10 दिनों के अंदर अगर हम देखें तो बाजार ने इतनी उछल कूद की है कि वोलेटिलिटी इंडेक्स 24% से ऊपर चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो वोलेटिलिटी इंडेक्स इतना ऊपर चल रहा है, उसके बाद जितनी भी ऑप्शंस हैं, चाहे मंथली देखिएगा चाहे वीकली देखिएगा, सबके प्रीमियम्स काफ़ी बड़े हुए थे। और जो ऑप्शन के सेलर्स हैं, चाहे वो पुट के राइटर्स हैं, जो कॉल के राइटर्स हैं, उन्होंने बहुत बड़े उतार चढ़ाव जो है पिछले 10-15 दिनों में देखे। उनके अंदर लॉस भी हुआ होगा, प्रॉफिट भी हुआ होगा। लेकिन अब जो ऑप्शन सेलर हैं वो शायद बाजार को स्टेबल करना चाहते हैं। और यही चर्चा मैंने कल आपके साथ की थी कि बाजार में मेरा ऐसा व्यू है कि बाजार आपको थकाएगा, बाजार आपको बोर करेगा। और ऐसा ही सिमिलर व्यू मेरा मंडे के लिए भी है। अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज़ फ्लो कहीं से आ गई तो बात अलग है, अदरवाइज बाजार जो है अब एक थकाने वाली स्थिति के अंदर आएगा। और ये जो आप एक्सपायरी देखेंगे जो थर्सडे को है, मुझे लगता है कि ये सबसे सुस्त एक्सपायरी जो है होने जा रही है। और सुस्त एक्सपायरी इसलिए होगी कि इस एक्सपायरी के बाद फिर प्रीमियम जो ऑप्शंस के हैं वो अचानक बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आ सकते हैं। क्योंकि अगला महीना रिजल्ट सीजन है और रिजल्ट सीजन के अंदर जनरली रिजल्ट आउटकम के हिसाब से बाजार रिएक्ट करने की कोशिश करता है। तो बाजार नीचे भी जाता है, ऊपर भी जाता है। दोनों जगह जाने के बाद एक स्थिति ऐसी बना लेता है कि अब अपने आप को ज़्यादा वोलेटाइल नहीं रखना चाहता। तो अब ये जो महीना बचा है जहाँ पर अभी हम हैं, तो अभी हम इस हफ्ते की जो अंत में जब आपसे चर्चा कर रहे हैं, तो मैंने कल बोला था कि बाजार में वोलेटिलिटी घटेगी, बाजार में स्टेबिलिटी आने के चांसेस हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार में कोई अप मूव्स या डाउन मूव्स नहीं आएंगे। लेकिन बाजार अब बहुत बड़ी रेंज की तरफ शायद मूव नहीं करेगा, कम से कम इस हफ्ते के दौरान और अगले हफ्ते के दौरान। तो इस हफ्ते तो देखिएगा जो मूवमेंट्स हुई वो आपको पता ही है कि कितने वाइल्ड मूव्स जो है बाजार में देखने के लिए मिले। अब बाजार के अंदर अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो निफ्टी 16,800 की तरफ अटकना चाहिए हमारे को, ऐसा लगता है। और जब बाजार नीचे की तरफ 16,200 16,300 की तरफ जाएगा तो वहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक नैरो रेंज के अंदर बाजार शायद काम करता हुआ आपको नजर आए। और ये जो काम करने का तरीका है बाजार का, देखिएगा बाजार अपने तरीके से काम करता है, हमेशा इतना वोलेटाइल नहीं रहता है। तो बाजार इतने बड़े तूफान के बाद थोड़ी सी शांति आती है, वो हमें लगता है कि बाजार में भी वो शांति नजर आएगी। शेयर प्राइस में भी जो गिरावट होगी वो धीरे धीरे होगी, जो शेयर प्राइस में तेजी होगी वो भी शायद धीरे धीरे ही आपको देखने के लिए मिले। और बाजार एक रीबैलेंसिंग जो है करने की कोशिश करेगा, ऐसा मैंने कल भी आपको बोला था, ऐसा ही मुझे आज भी फील हुआ। पूरे दिन अगर आप देखें तो एक बोरिंग ट्रेडिंग सेशन जो है आज रहा। ऑप्शंस के प्रीमियम हालांकि डिके नहीं हुए, विक्स भी ज़्यादा नहीं गिरा। और पर ऐसा लगता है मुझे कि अब बाजार शायद थोड़ा सा एक रेंज बाउंड टाइम बिताने वाला होना चाहिए। और यहाँ पर ये जो दायरा आ रहा है, अगर हम निफ्टी में देखेंगे तो देखिएगा ये निफ्टी की जो सपोर्ट थी, जब मैंने आपके साथ बात की थी कि अगर 16,800 टूटता है तो एक फॉल आपको बड़ा दिखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद देखिएगा हम 15,750 के नीचे गए, उसके बाद उतना ही जबरदस्त हमने कम बैक किया। अब बाजार इस 16,800 को थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट देगा। तो इस हफ्ते के दौरान हम 16,800 को शायद रिस्पेक्ट करते देखें शुरू के 1 या 2 दिन तो। और फिर 1-2 दिन के ट्रेड के बाद मैं आपके साथ चर्चा करूंगा ही। तो सोमवार को जो मुझे लगता है वो 16,800 को बाजार रिस्पेक्ट देता हुआ मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा सप्लाई जोन भी है। क्योंकि ये जितनी तेज़ी से बाजार गिरा था उतनी तेज़ी से चला है। तो यहाँ पर जो बहुत सारे जो बायर्स हैं उन्होंने 3 से 4 दिन का टाइम स्पेंड किया था। तो यहाँ पर ये आप मान के चलिएगा कि एक ही झटके में 16,800 शायद तोड़ पाना इतना आसान नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आती तो बात अलग है। उसके बाद अगर हम नीचे भी देखें तो बाजार शायद मैं नीचे भी ज़्यादा नहीं देख रहा, ये 16,300 के आसपास 200 के आसपास इस रेंज में ही बाजार को जो है घूमना चाहिए अभी। और शायद यहाँ पे टाइम स्पेंड करें। और शायद ऑप्शंस के जो बायर्स हैं उनको इस हफ्ते काफ़ी बड़ी निराशा जो है झेलनी पड़े,
क्योंकि मुझे लगता है कि ऑप्शंस के प्रीमियम शायद सोमवार को तो इतना डीके ना करें, लेकिन मंगलवार और बुधवार को एकदम बड़ी तेज़ी से जो है वो प्रीमियम गिरते हुए आपको नजर आएंगे। और हो सकता है कि सोमवार को भी 2:30 बजे के बाद या 3 बजे के बाद अगर मूवमेंट कम हो गई तो ऑप्शंस के प्रीमियम जो है बहुत तेज़ी से आपको कम होते हुए नजर आएंगे। और इसकी मुख्य वजह होगी विक्स। तो विक्स देखिएगा, मुझे वो लगता है कि जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो 21-22 के आसपास आता हुआ आपको इस हफ्ते के दौरान नजर आएगा, जो कि बाजार के अंदर एक स्टेबिलिटी की बात करता हुआ नजर आएगा। फंडामेंटली देखिएगा, आप लोग बहुत सारे हम जो व्यूअर्स हैं हमारे से सवाल पूछते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। देखिएगा, मैं फाइनेंशियल्स के अंदर बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो फाइनेंशियल्स हैं वो बहुत मंदे लग रहे होंगे, बहुत सस्ते लग रहे होंगे, बहुत वैल्यूएशंस वाइज बहुत चीप वैल्यूएशंस पर लग रहे होंगे। बट माय डियर, ये ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल्स के अंदर रिस्क भी उतना ही ज़बरदस्त होता है। फाइनेंशियल्स में बेशक से ऑडिट प्रोसेस बहुत ज़बरदस्त होती है, लेकिन बैंक्स, एनबीएफसीज या जो बाकी फाइनेंशियल्स हैं उनमें एक बात ध्यान रखिएगा कि जो रेगुलेटेड बिजनेस है वो तो है, लेकिन उस रेगुलेशंस के बाद भी अगर आप पिछले 5 या 7 साल में देखेंगे तो फाइनेंशियल कंपनीज ने ही सबसे ज़्यादा नुकसान जो है शेयर होल्डर्स का किया है। अगर उसके पिछले 5 साल में आप जाओगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ने सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इन्वेस्टर का किया है। देखिएगा, जितनी फाइनेंस कंपनी IIFL की आप समझ सकते हैं, दीवान हाउसिंग फाइनेंस है, इसका जीता जागता उदाहरण है। इसके अलावा येस बैंक ने कितनी बड़ी वेल्थ जो है डिस्ट्रॉय की है शेयर होल्डर्स की। तो ये सब जीते जागते उदाहरण है जो बहुत बड़ी वेल्थ जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए जाने जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे बैंक्स जो छोटे बैंक थे या रिटेल बैंक थे, उन बैंकों ने भी बड़ा नुकसान किया है पीएमसी घोटाले में। आप देखें तो हालांकि वो लिस्टेड स्पेस में नहीं था। इसी तरीके से लक्ष्मी विलास बैंक। तो आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर शेयर होल्डर्स ने पैसा बर्बाद किया है, और जो रिस्ट्रक्चरिंग में भी गए जो बैंक, उनमें देखिएगा शेयर होल्डर के हाथ में कुछ नहीं आया। और दीवान हाउसिंग फाइनेंस या येस बैंक के अंदर तो जो बॉन्ड होल्डर्स थे उनको भी काफ़ी बड़ा डैमेज हुआ। तो फाइनेंशियल्स के अंदर शेयर होल्डर्स के लिए देखिएगा बड़ी सावधानी का जो है सबब रहता है। अगर आप दिग्गज कंपनीज में भी देखेंगे तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने किस तरीके से वेल्थ डिस्ट्रॉय की, अब जिन प्राइस पर वो चलता था। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी जो इश्यूज़ हैं वो फाइनेंशियल कंपनीज में रहते हैं। तो फाइनेंशियल्स आपको 5, 7, 10 के पी पर देख के मत समझिएगा कि वो बहुत बेहतर हो सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल्स में आप दिग्गज के साथ ही जाएं। अगर आपको फाइनेंशियल्स ही पसंद है और वो फाइनेंशियल्स में जाना है तो कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक या HDFC बैंक, यहाँ पर आप थोड़ा सा नज़र देख सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में आप जाते हैं तो HDFC लिमिटेड या LIC हाउसिंग फाइनेंस। अगर आप गोल्ड फाइनेंस में जाना चाहें तो शायद गोल्ड फाइनेंस का बिजनेस इतना रिस्की नहीं है, तो वहाँ पर भी आप जो गोल्ड फाइनेंस में दिग्गज कंपनी है मुथूट या मन्नापुरम, उधर आप जो है देख सकते हैं। इसके बाद NBFC में असेट्स मैनेजमेंट जो कंपनीज हैं वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो HDFC AMC जैसी कंपनियाँ या जो कैंप्स जैसी कंपनियां हैं। तो हालांकि कैंप्स आपको हो सकता है कि अभी और थोड़ा नीचे मिले वैल्यूएशन वाइज, थोड़ा सा भी रिच वैल्यूएशंस पर आपको शायद कैंप्स भी नजर आएगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखें तो ये आपको पता होना चाहिए। इनके बिजनेस डायनामिक्स बहुत तेज़ी से बदलते हैं। चाहे आप ब्रोकिंग बिजनेस में भी देखेंगे तो हालांकि ब्रोकिंग में फिर भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी है, लेकिन फाइनेंशियल्स के अंदर आप जो छोटी कंपनीज हैं वहाँ पे बहुत बड़ी बेट आप नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से इंडिया बुल्स ग्रुप के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल आर्म्स थी उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से वेल्थ डिस्ट्रॉय जो है पिछले 2-3 साल के अंदर की है। और धानी सर्विसेज आप लोग जानते हैं कि धानी के जो शेयर्स में भी जिस तरीके से पिटाई हुई है। और ये तो शुक्र है कि पूना वाला जो फिनकॉप है वो एक जो है बिल्कुल सिक कंपनी बन चुकी थी, उसको टेक ओवर किया, तो वहाँ से थोड़ा सा कंफर्ट आपको इन्वेस्टर्स के एंगल से वहाँ पे रिलीफ मिला। तो फाइनेंशियल्स के बारे में बहुत सारे सवाल मेरे से पूछे जा रहे थे, तो मैंने फाइनेंशियल्स में आपके साथ जो है राय रखी, क्योंकि फाइनेंशियल्स में क्या आप पैसा लाते रहोगे, पुराना जो डूब गया उसको आप रिकॉर्ड करोगे नहीं, या उसको इस तरीके से मैनिपुलेट करोगे कि भाई ठीक है ये तो लॉस हुआ नहीं, ये रिकवरी हो जाएगी, तो आपकी बैलेंस शीट के अंदर वो चीज़ें रिकवर्ड दिखाएंगी, लेकिन रियल लाइफ में वो रिकवरी होगी नहीं। तो जब फाइनेंशियल का भांडा फूटता है तो इन्वेस्टर्स के हाथ में कुछ भी नहीं आता। तो ये ध्यान रखिएगा कि बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए उन कंपनीज में, और एक रेगुलरली एक चीज़ और भी आप वॉच करें कि कंपनी अपनी अर्निंग्स में से कुछ पैसा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में जरूर से जरूर दे रही हो। तकरीबन 1.5 से 2% कम से कम जो है डिविडेंड यील्ड फाइनेंशियल कंपनीज में होनी चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि फाइनेंशियल कंपनीज में आप निवेश करते हैं तो कम से कम 4% की डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियाँ होनी चाहिए, या वो फिर फ्लैगशिप कंपनीज होनी चाहिए, यानी कि जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ या 60,000 करोड़ से ज़्यादा हो। लेकिन इतनी सावधानी रखने के बाद भी देखिएगा जब दिन खराब होते हैं तो ऊँट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता खा जाता है। तो सीधी सी बात ये है कि ऊँट पे बैठे हुए आदमी के लिए भी जो है खतरनाक हो जाता है जब दिन सही नहीं होते हैं।
तो मैं यही चर्चा जो है आपके साथ करना चाह रहा था, क्योंकि फाइनेंशियल्स में बहुत बार आज सवाल पूछते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिकली मैंने आपके साथ जो है आज की चर्चा जो है यहाँ पे रखी। तो यहाँ पर अभी भी जो है हालात ऐसे नहीं है कि हमारे फंडामेंटल्स बहुत इंप्रूव हो गए। देखिएगा, लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, इस बात को आप समझिएगा। मुझे अभी जहाँ पे फोकस करना है, मैं केवल ऐसी कंपनीज पर फोकस करना चाहूँगा जो या तो फार्मा से रिलेट करती हैं या जो कंजम्पशन रिलेटेड बिजनेस में है, और कंजम्पशंस भी ऐसी जो कि नेसेसिटीज़ है। और मैं अभी लग्जरीज वाली जो कंजम्पशंस हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो बाजार में लिक्विडिटी आई थी उससे लग्जरी आइटम्स वाली जो कंपनीज हैं उनमें काफ़ी अच्छा रुझान देखने के लिए मिला था। लेकिन अभी जिस तरीके की परिस्थिति है, जब ये सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, कोविड समाप्त होने की तरफ है लगभग, अब तो समाप्ति हो गया, यहाँ पर ऐसी स्थिति आएंगी कि भाई कौन सी चीज़ें चलेंगी। तो जनरली वो जो चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें थी या जो कंजम्पशंस थी और जो लोगों की अर्निंग घटी थी, तो उन चीज़ों पर दोबारा से लौटते हुए नजर आएंगे। अगर लग्जरी आइटम में देखेंगे तो एक पर्टिकुलर इनकम ग्रुप के पास उसमें स्कोप रहता है, तो वहाँ पर वो इनकम ग्रुप कब बढ़ेगा, धीरे धीरे। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें ज़रूरत की थी और समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जब उनको यूज़ नहीं कर पाया, तो वहाँ पर एक अच्छी खासी जो है हमें लगता है कि डिमांड आ सकती है। चाहे वो जूते की कंपनी हो, चाहे वो कपड़ों की कंपनियाँ हो, चाहे वो खाने पीने के सामान हो, चाहे वो इलाज के पैसों से संबंधित दवाइयाँ हैं। तो इस तरीके के सेगमेंट पे आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। मुझे अभी भी फाइनेंशियल्स में थोड़ा सा कंफर्ट नहीं है, क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो फाइनेंशियल्स में अभी भी चैलेंजेस आ सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, और इसी वजह से आप जो है रियल एस्टेट कंपनीज में भी जो वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही हैं, तो हो सकता है कि जो रियल एस्टेट्स में भी अभी जो तेजी है वो शायद आगे कंटिन्यू ना रह पाए। आज जिन शेयर्स में तेजी थी उसमें JSW स्टील, ITC, सन फार्मा, सिप्ला, बजाज फाइनेंस, नेस्ले, TCS, मारुति सुजुकी, HDFC, इन्फोसिस ये कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी इंप्रूव कर रही है, लेकिन फिर भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी वेल्थ जो है पिछले 3 महीने के दौरान इतनी डिस्ट्रॉय हुई है कि इस एडवांस डिक्लाइन के बाद भी पोर्टफोलियो में कोई बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आपको नज़र नहीं आ रही है। सिप्ला, सन फार्मा, भारत पेट्रोलियम, JSW स्टील, इंडियन ऑयल, ये सब तेजी के सितारे थे आज। नेस्ले, मारुति सुजुकी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, हिंडाल्को, NTPC, ब्रिटेनिया, ये सब कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। अब एक चर्चा और विशेष कर लेते हैं आज आपके साथ, TCS का बायबैक। तो इसके बारे में चर्चा मैं थोड़ी देर में करूं, एक अलग वीडियो में करूं, जिससे कि आप समझ पाएँ कि TCS के बायबैक में आपने कैसे टेंडर करना है, या इसके लिए आप जो है इंतज़ार करिएगा। इसकी जो TCS के बायबैक में आपने किस तरीके से प्रोसेस करनी है, ये मैं कल शेयर कर पाऊँगा। आज समय के अभाव के कारण जो है मैं आज नहीं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो TCS के बायबैक में आपने क्या सावधानी बरतनी है, कैसे बायबैक में टेंडर करना है, ये सब कल चर्चा मैं आपके साथ करूँगा। निफ्टी बैंक 34546 अगर आप देखें 70 पॉइंट। हालांकि एक बार सुबह बाजार ने स्विंग करने की कोशिश की, फिर दिन भर बोर करता रहा। बोर इसलिए करता रहा कि जो लोग ट्रेडर्स हैं उनको क्या चाहिए, उनको मूवमेंट चाहिए। मूवमेंट थोड़ी बढ़ ही आए तो पैसे बने, एक साइड तो प्रॉफिट आए, चाहे मंदी में चाहे तेजी में। दूसरी बात, जो ऑप्शंस के सेलर हैं उनको आज जनरली इस तरीके की एक्टिविटीज़ हम भी करते हैं, तो ऑप्शंस के सेलर थे, आज बोर वाला दिन था। ना ऑप्शंस के प्रीमियम कम हो रहे थे, ना बाजार बहुत बड़ा मूव कर रहा था, और जो मूवमेंट भी आ रही थी तो वो जो पैसा है ऑप्शंस की मूवमेंट में, अगर कोई ऑप्शंस 30-40 रुपये की अगर मूवमेंट करती है तो शायद उसमें इन्वेस्टर्स को मज़ा भी नहीं आता है, ट्रेडर को मज़ा भी नहीं आता। तो कुछ आज बोरिंग वाला दिन था, ऐसा ही हमने एंटिसिपेट भी किया था कल आपके साथ। हाँ, जो नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर्स हैं वो आज आराम से बैठे होंगे, ना तो उनके प्रॉफिट आ रहे होंगे ना लॉस आ रहे होंगे। तो वो आज ये तो सुकून था कि जो M2M प्रीमियम था, जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स हैं, क्योंकि हमारे भी नॉन डायरेक्शनल जो है ट्रेडिंग्स रहती हैं कुछ ना कुछ जगह, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो M2M ना तो ज़्यादा बढ़ा ना ज़्यादा घटा, और दिन भर भी वही चलता रहा। तो कुल मिलाकर आज ऐसा दिन लगा कि बहुत समय के बाद हम निफ्टी बैंक के अंदर एक बोर वाली स्थिति में देखा हमने कि भाई इतने हमने जो भी पिछले 15 दिन से जो ट्रेडर्स हैं उनको जो ट्रेड करने में मज़ा आ रहा था, जो वाइल्ड मूव्स हो रहे थे, वो नहीं थे आज। और इसलिए शायद थोड़ा सा आज जो ट्रेडर्स हैं वो बोर भी होंगे। और अगर चार्ट के हिसाब से देखें तो देखिएगा ये निफ्टी का एक ऐसा जोन है बैंक निफ्टी का जहाँ पर इसने सबसे ज़्यादा कंसोलिडेशन किया था। अब देखिएगा उसी दायरे में मुझे लगता है कि यहाँ 12-13 कैंडल्स हैं
और यहाँ पे अब क्या हम जब बाजार में गिरे क्योंकि यूक्रेन की युद्ध वाली स्थिति में जब $130 क्रूड हो गया तो हम उसको संभाल नहीं पाए। तो हमें लगता है कि यहाँ पे बाजार अभी वेट एंड वॉच स्थिति में है। और अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो मैंने कल दायरा आपको बताए थे 33,800 से 34,800, बाजार ने आज देखिएगा उसी को रिस्पेक्ट किया है। 34,094 का हाई है, 34,880 के हाई है, सॉरी ये लो है और ये हाई है। तो अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा और अब आज क्योंकि आज 34,880 है, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लीजिएगा तो 35,100 ऊपर की तरफ और नीचे 33,800, इसी दायरे के अंदर शायद बाजार घूमता हुआ नजर आना चाहिए। सोमवार के लिए भी मैं यही जो है आपके साथ बात करूं, जो मैं आपको जो अपडेट दे रहा हूं क्योंकि कल छुट्टी है। तो HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI, ए स्मॉल फाइनेंस बैंक, ICICI बैंक सब तेजी में था। एक्सिस थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के मूड में था, बंधन बैंक प्रॉफिट बुकिंग के मूड में था, इंडसइंड प्रॉफिट बुकिंग के मूड में था। और यहाँ पर वॉल्यूम्स में भी अगर हम देखें तो HDFC बैंक पे अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम्स स्लाइटली हायर साइड थे, यानी कि 10 से 15% ज़्यादा वॉल्यूम से। तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद निचले लेवल्स पे थोड़ी सी बाइंग हो रही है। SBI का नॉर्मल ट्रेडिंग वॉल्यूम था। ICICI बैंक पे अगर आप नज़र डालेंगे तो करीबन ये भी 15 से 20% हायर वॉल्यूम्स थे। इसका मतलब ये है कि निचले लेवल्स पे लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है कि हाँ यार ये सस्ते भाव पे फाइनेंशियल्स मिल रहे हैं, इनको खरीद लो। हालांकि देखिएगा जो हम 3-4 शेयर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये उतने रिस्की नहीं है जितने कि बाकी फाइनेंशियल्स हैं। कोटक महिंद्रा बैंक इसमें भी तो ये तो दर्शा रहा था कि निचले लेवल्स पे लोगों को कंफर्ट है कि यार यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट करो। हो सकता है कि वीकली ऑप्शंस के अंदर शायद बाजार को 35,000 से ऊपर लेके जाने का जो है प्लान जो है बड़े प्लेयर्स कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेशन हो सकता है कि मान लें कि थोड़ा सा एक्यूमुलेट हो रहा है यहाँ पे। FIIs आज फिर 2,263 करोड़ की सेलिंग, लेकिन जो सेलिंग 8,000 करोड़, 7,000 करोड़, 7,600, 4,800 वो नहीं थी। DIIs भी आज मूड में थे इतना ही माल खरीदने के कि भाई बाजार को बस ग्रीन में रखना है, ज़्यादा नहीं टेंशन लेनी है। तो DIIs ने भी उतना ही माल खरीदा। और आज सबसे खास बात यह है कि इंडेक्स के फ्यूचर्स में शॉर्ट्स कवरिंग जो है कर ली आज FIIs ने। इसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों में शॉर्ट कवरिंग कल भी हुई थी, आज भी हुई थी। कल डेटा थे नहीं हमारे पास और आज दोनों जगह शॉर्ट कवरिंग हुई। तो इसका मतलब है कि अब जो शायद बाजार में इस हफ्ते जो बॉटम बना है, जो बेस बना, वो शायद इस महीने टूटने वाला नहीं लग रहा है। अभी जो इस महीने के लो हैं वो शायद बाजार बना चुका है, तो शायद उन लोज की तरफ बाजार के जाने की संभावना थोड़ी सी कम है। पुट कॉल रेशियोज में भी थोड़ा कंफर्ट आ रहा है। पुट राइटर थोड़े से एग्रेसिव हो रहे हैं, यानी कि बाजार में नीचे स्टेबिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी हमें वोलेटिलिटी कम नजर आने की संभावना है। डाउ जोन्स देखिएगा न्यूट्रल टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, तो डाउ जोन्स में भी जो गिरावट का दौर था वो रुक गया है, तो वहाँ से भी आपको एक पॉजिटिव न्यूज़। ब्रेंट क्रूड में भी देखिएगा जो तेजी बनी हुई थी वो $112 पर आके सिमट गई है। बाजार में कोई भी तेजी आएगी $100 के नीचे, जब तक ब्रेंट क्रूड नहीं आएगा हम कोई बहुत बड़ी तेजी उम्मीद नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम रेंज बाउंड की ही बात कर रहे हैं। अगर क्रूड ऑयल किसी भी कारण से 120 या 125 के आसपास जाता है फिर दोबारा से हमारे बाजारों में वीकनेस आ सकती है। इस बात पर विशेष ध्यान आपको रखने की जरूरत है। ऑप्शन चेन के मामले में भी अगर हम देखें तो 17,000 के ऊपर ही जो है आपको कॉल रेटिंग नजर आ रही है। बीच में जो कॉल रेटिंग है वो 16,000 कॉन्ट्रैक्ट 16,700 पर है, और यहाँ पर जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 17,000 पे है। और हालांकि 16,800 जो मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस भी है, वहाँ पर भी 12,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए जो कि 40,000 टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास है। 16,500 पहली जो है सपोर्ट आपको नजर आएगी, जहाँ पर 21,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए गए। 16,600 एक माइनर सपोर्ट आप मान सकते हैं इसको, लेकिन मेजर ये है 16,500 पे। और जो सबसे ज़बरदस्त सपोर्ट आपको नज़र आएगी वो ऑप्शन जो राइटिंग हुई है वो आपको नज़र आएगी 16,000 पे। तो जो सबसे ज़बरदस्त सपोर्ट है वो काफ़ी दूर है, बट उसकी संभावना शायद हमें नहीं है सोमवार को इतनी दूर जाने की। बैंक निफ्टी में देखिए तो बैंक निफ्टी में भाई साहब कॉल राइटर ना कॉल लिखने के लिए तैयार, ना पुट राइटर पुट लिखने के लिए तैयार। तो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है दोनों पार्टीज की। भाई पहले बाजार को एक जगह पर या तो बुल्स या बियर अपने कंट्रोल में ले लें और उसके बाद जो है राइटिंग शुरू करें। तो शायद इसीलिए आपको जो है 35,000 के ऊपर थोड़ी सी कॉल राइटिंग नज़र आएगी। उसके बाद अब निचले लेवल पे देखेंगे तो आपको 34,000 के आसपास जो है 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं, लेकिन बहुत एग्रेसिव ना तो बाइंग है ना सेलिंग है, ना ऑप्शंस में ना ऑप्शन में ना कॉल में ना पुट में। तो इसका मतलब ये है कि बाजार जो है थोड़ा सा इंतजार करने के मूड में है, और यही हमारा व्यू है। कोई बहुत बड़ी तेज़ी है, बहुत बड़ी मंदी हम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि चार्ट में कुछ भी ऐसा ना नज़र आए या प्राइस एक्शन ऐसा नज़र ना आए कि शायद कोई बड़ी तेज़ी या मंदी होने वाली है। तो अभी न्यूट्रल रेंज बाउंड ट्रेड, जैसा मैंने कल आपके साथ बात की थी,
वैसा ही मैं मंडे के लिए भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मंडे में या किसी भी साइड बाजार मूव करता है तब हमारे व्यूज़ बदल सकते हैं, बट अभी ऐसा सरकमस्टांसिस ना तो चार्ट देख के लग रहा है ना डेटा देख के। कुछ जो कंफर्ट है वो ये है कि एफआईज ने अपनी शॉर्ट कवरिंग कर लिया। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं आपके जो कमेंट्स हैं उनको जो है क्लोजली जो है पढ़ता हूँ, और उनमें जो आप अनुरोध करते हैं उनको मैं अपनी वीडियोस में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।